हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्ल क्षार लवण का पार्ट 2। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि पार्ट 1 जो है हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। बच्चों देखिए, आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, या अगर आप कुछ पहले से पढ़े हुए हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा। बहुत ही कम समय में आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग बिना टाइम को जो है वेस्ट किए हुए देखते हैं कि आज हमको पढ़ना क्या है। तो बच्चों आज हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे कि क्षारक क्या है। ठीक है ना, क्षारक को अंग्रेजी में बेस कहते हैं। बेस होता क्या है, क्षार क्या है, तो क्षार को अंग्रेजी में हम लोग एल्कली बोलते हैं। फिर बच्चों हम लोग देखेंगे कि क्षारक के सभी गुण पी एंड सी यानी फिजिकल एंड केमिकल यानी भौतिक एवं रासायनिक गुण हम लोग देखेंगे कि क्षारक के टोटल। फिर है कि पीएच पैमाना क्या होता है और पीएच मान क्या होता है, और इसके साथ साथ इनके हम आंकिक प्रश्न को भी देख लेंगे कि इनके आंकिक प्रश्न कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों। अब फिर इसके बाद बात होगी सूचकों की, यानी सूचक के जो प्रकार हैं इनकी भी हम लोग बात करेंगे कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। गंधीय सूचक, ठीक है, प्राकृतिक सूचक और कृत्रिम सूचक, तो इन और सार्वत्रिक सूचक, तो इन सब का जो है डिस्कस आज हम लोग इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बच्चों आता है, ठीक है ना, क्या आता है, तो क्षारक। अब बच्चों क्षारक क्या होता है, ध्यान देखिएगा बच्चों। क्षारक का मतलब है, ठीक है, कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों, ठीक है, उसके बाद ये जो है ये कड़वे या कसैले हों, तथा इनको अगर स्पर्श किया जाए तो छूने पर साबुन जैसे लगे। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे हों तथा स्पर्श करने पर, ठीक है, साबुन जैसे चिकने लगे, ठीक है, और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो उन्हें हम कहते हैं क्षारक। ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा या कसैला हो, ठीक है ना, स्पर्श करने पर साबुन जैसा चिकना लगे और जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन दे, तो ऐसे पदार्थ को हम जो है क्षारक कहते हैं। अब बच्चों क्षारक के एग्जांपल्स की बात करें तो क्षारक के अगर एग्जांपल्स को आप देखेंगे, ठीक है ना, तो क्षारक के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्षारक के एग्जांपल्स की। जैसे अगर बात किया जाए NaOH। अब बच्चों NaOH की बात किया जाए तो आपको पता है कि NaOH जो है ये देगा Na का प्लस और प्लस देता है OH का माइनस। अब बच्चों AQ आपको हर जगह लिख लेना है, ठीक है ना। AQ मीन्स होता है एक्वस सोल्यूशन, ये हर जगह कॉमन रहता है, ठीक है ना। आप देखिए इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका बच्चों, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षारक हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही जलीय विलयन में आया तो वो बन गया Na प्लस और प्लस का OH माइनस। तो कहीं ना कहीं बच्चों यह एक क्षारक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसमें बच्चों बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे अब इसमें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिया जा सकता है, देखते हैं। जैसे हो गया KOH और आप AQ आपके लिए कॉमन होगा, तो ये बन जाएगा K प्लस, अब प्लस बन जाएगा OH माइनस। अब बच्चों इसके नाम जरूर याद रखिएगा, इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों, इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाता है तो ये बनाता है K प्लस और OH का माइनस। और भी बच्चों एग्जांपल बहुत सारे हैं, देख लीजिए आप लोग। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब बच्चों अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला जाए तो ये बनाते हैं NH4 प्लस अब प्लस OH का माइनस। तो बच्चों इसका नाम क्या होगा, देखिए अगर हम लोग इसके नाम की बात करें, इसका नाम हो जाएगा आपको जैसा कि बता चुके हैं अमोनियम, ठीक है, OH है तो हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको कहा जाता है अमोनियम आयन।
नाम बच्चों बार बार सुनिएगा तभी आपको याद हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद भी करना है। तो अमोनियम आयन इसको कहा जाता है, और इसका नाम तो फिक्स है। इसका नाम क्या फिक्स है? हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है बच्चों। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी अगर जल में घोला जाता है तो NH4+ और OH का माइनस प्राप्त होता है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब बच्चों इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, जैसे अगर आपको एग्जांपल देना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ले लीजिए। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जल में घोला जाए, ठीक है ना, तो ये बनेगा Ca++, अब प्लस का बन जाएगा 2OH-। अगर ये ऐसा बन गया, ठीक है, तो ऐसा बनने का मतलब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम सबको पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम बच्चों इसका? इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। इसको चूना पानी भी कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूना पानी भी कहा जाता है। और ये बन गया कैल्शियम आयन, ये बन गया आपका ये। अब बच्चों एक बात और याद रखिएगा, इसके एग्जांपल्स में की बात करें तो MgO भी जो है एक प्रकार का क्षारक ही होता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि क्षारक को आपको एक दो एग्जांपल पता चल गए होंगे, पेपर में इतने ही आते हैं, ठीक है ना, कि आपको कोई एक दो एग्जांपल्स लिखना होता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं तथा इनका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन मिले, उसे हम कहते हैं क्षारक। अब बच्चों क्षारक तो हो गया, लेकिन क्षार क्या होगा? तो बच्चों क्षार का मतलब होता है कि ऐसा क्षारक जो जल में अत्यधिक विलेय हो, ऐसा क्षारक जो जल में अत्यधिक विलेय हो क्षार कहलाता है। तो मतलब बच्चों कहने का मतलब यह है कि अगर क्षारक जल में बहुत ज्यादा विलेय होगा तो उसे हम क्षार कहेंगे। अब बच्चों इसका मतलब यह है कि सभी क्षार जो हैं क्षारक होते हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि बच्चों क्षार कब कहलाएगा? जब वो जल में अधिक घुलनशील हो, और जब अधिक घुलनशील नहीं रहेगा तो क्षार नहीं कहलाएगा। इसका मतलब है कि सभी क्षारक क्षार नहीं हो सकते, लेकिन सभी क्षार क्षारक अवश्य होंगे। तो इसमें बच्चों जो प्रबल वाले हैं वही आप याद कर लीजिए, जैसे NaOH। NaOH क्षारक भी है और क्षार भी है। KOH तो ये क्षारक भी है और क्षार भी है। इनका एग्जांपल्स आप लोग याद कर लीजिए कि ये जो हैं बच्चों क्षारक भी हैं और क्षार भी हैं, तो इनका आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब बच्चों एक बात और, जो क्षार होते हैं ना, क्षार की क्वालिटी है कि जो क्षार है ये अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्षार होते हैं ये अम्ल के प्रभाव को जो है पूरी तरह से उदासीन कर देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको क्षार भी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों बात करें, ठीक है ना, कि क्षारकों के गुण। तो बच्चों क्षारकों के गुण की बात करें तो पहला यही है कि क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं और जो है बच्चों ये लवण भी बनाते हैं। तो क्षार धातुओं के साथ अगर क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे और लवण भी बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे ये बनाएंगे, ठीक है ना। देखिए, तो अगर हम बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई क्षार है और ये धातु के साथ रिएक्ट कर गया तो ये लवण भी बनाएगा और जल भी बनाएगा। आइए एक एग्जांपल्स को उठाते हैं। तो बच्चों जैसे NaOH ये एक क्षार हो गया, ठीक है बच्चों। NaOH जो है एक क्षार हो गया और इसकी क्रिया अगर सपोज हम मान लीजिए जिंक से करा दें, NaOH की क्रिया जो है हम जिंक से करा दें, ठीक है, तो क्या बनेगा? ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। जल तो बनना फिक्स है, तो H2O जल तो हम लोगों ने बना दिया। अब बनेगा क्या? तो बन जाता है यहाँ पे Na2ZNO। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां बनता है Na2ZNO2, ठीक है ना। तो ये बच्चों बन जाएगा। अगर यहाँ पे हम इसके जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें और सपोज की क्रिया हम जिंक से करा दें
तो यहां भी बनेगा K2ZnO2 प्लस वाटर। तो बच्चों ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि अगर क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनता है, तो आपका जवाब होगा कि लवण और जल बनता है। आपको कोई भी एक सा एग्जाम्पल दे देना है ताकि आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इस बात को याद रखिएगा कि क्षार धातुओं के साथ क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अगला है बच्चों कि क्षार सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया नहीं करता। बच्चों अगला जो टॉपिक हमसे कहा जा रहा है, जो क्षार है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट के साथ कोई क्रिया करता ही नहीं है। तो भाई क्रिया नहीं करता है, देखते हैं। तो देखिए क्षार की बात करें, जैसे हम यहां ले लिया जाए एग्जांपल, ठीक है ना, NaOH और कार्बोनेट ले लें, तो कार्बोनेट मतलब Na2CO3 हो गया। अब ये कोई क्रिया ही नहीं करेगा। और ले लीजिए NaOH और बाइकार्बोनेट में हम क्या ले लें, तो बाइकार्बोनेट में NaHCO3 ले लें, ये भी कोई क्रिया नहीं करेगा। तो बच्चों जो क्षार है ना, वो धातु के कार्बोनेट हो या धातु के बाइकार्बोनेट हो, उनके साथ कोई क्रिया नहीं करता है। अब बच्चों प्रश्न उठता है क्यों नहीं करता है, क्योंकि बच्चों ये जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं ना धातु के, ये ऑलरेडी क्षार होते हैं। तो बच्चों एक क्षार किसी दूसरे क्षार के साथ कैसे क्रिया करेगा, ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्रिया ही नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों तो क्षार हो गए। भाई क्षार की क्रिया आप सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करा रहे हैं, तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी तो क्षारी होते हैं, तो एक क्षार दूसरे क्षार से कैसे क्रिया करेगा, इसीलिए ये उनके साथ कोई क्रिया नहीं करते। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है क्षार धातुओं के ऑक्साइड, ठीक है, क्षार जो है धातुओं के ऑक्साइड या अम्ल से क्रिया जब करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। देखिए बच्चों अगर क्षार अम्ल से क्रिया करे तो उसका देखते हैं। क्षार हो गया NaOH, अम्ल का मतलब हो गया HCl। अगर ये यहां क्रिया करेगा तो बन जाएगा NaCl अब प्लस बन जाएगा H2O। ये बना कैसे, थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का आयन -1 और सोडियम और ये हाइड्रोजन का आयन +1, तो ये दोनों बच्चों जो है कंबाइन हो गए। H और OH कंबाइन होकर बना लिए H2O, और सोडियम का आयन होता है +1 और क्लोरीन का -1, तो ये दोनों भी आपस में कंबाइन होकर बना लिए NaCl। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा कि क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, लवण और हाइड्रोजन जल बनाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों इसके तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे KOH की क्रिया आप जो है कोई सा भी अम्ल उठा लीजिए, H2SO4 की करा दीजिए। अब इसमें क्या होगा, देखिए तो इसमें भी OH का आयन -1 और जल का आयन +1, तो बच्चों ये तो H2O बन जाएंगे, नो डाउट। अब बच्चों देखिए K का आयन प्लस का 1 होता है और SO4 का -2 होता है, तो बच्चों जब इतना होता है तो ये कंबाइन होंगे, तो ये कंबाइन जब होंगे तो ध्यान रखिएगा, तो इसका आयन प्लस का 1 है और इसका आयन -2 है, तो SO4 का जो 2 है इसका गुणा होगा K2 में, तो बनेगा ये K2 और SO4 में 1 का, ये बनता है बच्चों। ठीक है ना, इसका नाम जो है, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जो है यहां से हम लोगों ने क्या सीखा बात बच्चों, तो हमने ये सीखा कि अगर जो क्षार है, ठीक है, वो अम्ल के साथ क्रिया करे या धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करे, तो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करे या अम्ल के साथ क्रिया करे, बनाता क्या है, तो बनाता है लवण प्लस जल। अब बच्चों यहाँ पे एक एग्जांपल्स हम ये देख लें कि अगर वो धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो देखते हैं। तो बच्चों धातुओं के अगर ऑक्साइड की बात करें तो जैसे Na2O, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब ये बच्चों हो गया धातुओं का ऑक्साइड। अब इस धातु के ऑक्साइड से हम क्रिया करा दें किसका, तो अम्ल से, तो अम्ल से करा दें तो बन जाएगा HCl। ठीक है ना,
अब बच्चों धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया किसी करानी है, सॉरी बच्चों, क्षार की करानी है। ठीक है, धातुओं के ऑक्साइड की क्रिया जो है क्षार से करानी है। ठीक है, तो अभी धातु का ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अब धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करानी है आपको क्षार की। तो क्षार में यहाँ पे कौन सा क्षार ले सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा क्षार लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ धातु ना होके, ठीक है ना, यहाँ अधातु होगा। ठीक, तो अधातुओं के ऑक्साइड से कराना है, सॉरी, तो कोई क्षार ले लेते हैं NaOH। अधातुओं के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अधातु होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधातुओं के ऑक्साइड होगा। तो NaOH, अब प्लस ले लिए अगर हम मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बनाते हैं बच्चों NaHCO3, ये बनाते हैं NaHCO3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी तो एक प्रकार का लवण ही है। ठीक है ना, तो आप इसको बोल सकते हैं। आप यहाँ पे और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे KOH ले लिया गया। ठीक है, अब अगर हम लोग KOH की क्रिया जो है, ठीक है, किससे करा दें, तो अगर हम लोग KOH की क्रिया जो है करा दें, मान लीजिए सपोज कार्बन डाइऑक्साइड से ही करा देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो फिर भी सेम बन जाएगा, KHCO3 बन जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि जो क्षार है अधातुओं के ऑक्साइड और अम्लों से क्रिया करके, ठीक है ना, अधातुओं के ऑक्साइड या अम्लों से क्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं लवण और जल। तो बच्चों बात और ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता चुके हैं कि अधातुओं के ऑक्साइड को ही तो अम्ल कहा जाता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कि क्षार अमोनियम लवण के साथ क्रिया करके, ठीक है ना, धात्विक लवण, जल और कह रहा है अमोनिया बनाता है। अब बच्चों इसके एग्जांपल देखिए, तो क्षार में अगर हम कोई यहां पे लेना चाहते हैं तो NaOH ले लिया जाए। ठीक है ना, अब अमोनियम लवण, तो अमोनियम लवण में हम क्या ले लें, अमोनियम लवण में हम ले सकते हैं NH4Cl ले लिया जाए। और अगर ये दोनों क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो ध्यान सुनिएगा, तो यहां कहा जा रहा है कि बनेगा धात्विक लवण। तो बच्चों ये हो गया धातु और ये हो गया नमक, तो यानी बन जाएगा NaCl। ठीक है, और क्या बनेगा जल, तो ये देखिए बच्चों हो गया OH और यहाँ पे हो गया H, तो ये जल भी बन सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। अमोनिया, तो अमोनिया का बच्चों फॉर्मूला होता है NH3। तो ये देख पा रहे हैं कि आप लोग जो है एक एग्जांपल्स को ऐसे हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने क्या सीखा कि अगर कोई क्षार है, ठीक है, और वो क्रिया कर जाए किसके साथ, तो वो क्रिया करे अमोनियम लवण के साथ। अगर क्षार अमोनियम लवण के साथ क्रिया कर ले तो क्या बनता है, तो बनता है धात्विक लवण। ठीक है, बनेगा धात्विक लवण, फिर बनेगा जल, अब फिर बनेगा अमोनिया। धात्विक लवण, जल और क्या बन गया, अमोनिया बन गया। ठीक है ना, तो ये हम लोग एग्जांपल्स इसमें दे सकते हैं। अब बाकी 10 में इससे ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि क्षार अगर अमोनियम जो है लवण के साथ क्रिया कर ले तो अमोनिया बनाता है। बच्चों एक अंतिम है, बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें कहा जा रहा है कि क्षारकों को गर्म करने पर, ठीक है, धात्विक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अगर बच्चों क्षारकों को गर्म किया जाए, बड़ा अच्छा एग्जांपल है, देखिए, तो क्षारकों का मतलब NaOH, इनको अगर गर्म किया जाए तो बन जाएगा Na, क्या बोला है, धात्विक ऑक्साइड, तो Na2 बन जाएगा, अब प्लस बन जाएगा जल, और समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। ठीक है ना, और भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे क्षारक में आप ले सकते हैं KOH, अब KOH को अगर गर्म किया जाए तो ये बनेगा K2O, अब प्लस बनेगा H2O। बच्चों देखिए K2O ही बनेगा और आयंस को अरेंज करना आपको आता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि क्षारकों को गर्म करने पर धात्विक ऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो कोई भी क्षारक हो बच्चों, और भी आप देख सकते हैं, जैसे CaOH का टेकन ट्वाइस, अगर इसको भी गर्म करेंगे तो CaO बनेगा और H2O जो है इसका बाहर निकल जाएगा। तो एक बात याद रखिएगा
कि अगर क्षारकों को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, तो ये धात्विक ऑक्साइड बना देते हैं और क्या बनाते हैं, और उसके साथ जो है ये जल भी बना देते हैं। तो ये टॉपिक आपका बच्चों क्लियर हो गया। अब आइए देखते हैं पीएच पैमाना। बच्चों जो पीएच पैमाना है, एक सैंडरसन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इस पीएच पैमाना को दिया था। और सबसे पहले बच्चों अगर बात करें तो पीएच पैमाना का ये जो है फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। तो पीएच पैमाना तो हम बोलते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि पीएच मान का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एच को बच्चों थोड़ा ऊपर लिखा जाता है, ठीक है ना। तो बच्चों पीएच पैमाना क्या होता है, तो एक ऐसा पैमाना, ठीक है, जो किसी विलयन के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन है के बारे में बताता है, वो क्या कहलाता है, पीएच पैमाना कहलाता है। ऐसा पैमाना जो किसी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता की पहचान करता है, उसे हम कहते हैं पीएच पैमाना, ठीक है बच्चों। तो पीएच पैमाना का मतलब होता है पीएच स्केल, ठीक है। तो देखिए, ऐसा पैमाना जो किसी विलयन के अम्लीय प्रकृति, क्षारीय प्रकृति या उसकी उदासीनता की माप करता है, पीएच पैमाना कहलाता है। बच्चों अगर पीएच पैमाने की अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखिए जो पीएच पैमाना होता है, ठीक है ना, इस पर कुल मिलाकर 14 तक की संख्याएं होती हैं, ठीक है। अगर पीएच पैमाना, पीएच मान 7 से कम आ जाए, ठीक है बच्चों, अगर पीएच मान 7 से कम आ जाए तो जो विलयन है वो अम्लीय होगा, याद रखिएगा। और पीएच मान बच्चों अगर 7 से अधिक आ जाए तो जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है, ठीक है। अगर पीएच मान 7 से कम आ गया, ठीक है, तो जो विलयन है अम्लीय होगा। और पीएच मान 7 से अधिक आ गया तो जो विलयन है क्षारीय हो गया। अच्छा, तो पीएच मान जो है 7 के बराबर आ गया तो जो विलयन है उसको मानते हैं उभयधर्मी। क्या मानते हैं, उसको माना जाता है उभयधर्मी। तो अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा, और पीएच मान 7 के बराबर है तो वो होगा उभयधर्मी, ठीक है बच्चों। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। अब बच्चों पीएच की स्केल को देखें तो आप देख पा रहे हैं कि एक पीएच स्केल है और इस पे 0 से लेकर 14 तक की संख्याएं लिखी हैं, ठीक है ना बच्चों। तो 0 से 14 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। अब अगर पीएच मान 0 और 7 के बीच में आता है तो भाई विलयन को अम्लीय माना जाएगा, ठीक है ना। और लेकिन अगर पीएच मान 7 से 14 के बीच में आता है तो विलयन जो है वो क्षारीय माना जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अगर 7 आता है, जो पीएच मान है वो माना जाएगा उभयधर्मी। अब बच्चों जठर रस, आपको पता है कि हम लोग के आमाशय में जठर ग्रंथि होती है, उससे रस निकलते हैं, जिसे जठर रस कहा जाता है। तो जठर रस का जो पीएच मान है लगभग 1.5 होता है, मतलब 1.2 होता है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पर है। नींबू का रस भी अम्लीय होता है, तो नींबू के रस का पीएच मान लगभग 2.2 होता है। शुद्ध जल का जो बच्चों पीएच मान होता है वो एग्जैक्ट 7 होता है। लेकिन रक्त, अच्छा बच्चों, रक्त के साथ साथ आंसू, रक्त और आंसू, इन दोनों का जो पीएच मान है बच्चों वो 7.4 होता है, ठीक है। मिल्की ऑफ मैग्नीशिया, मिल्की ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का टेकन ट्वाइस। तो मिल्की ऑफ मैग्नीशिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों MgOH का टेकन ट्वाइस होता है, ठीक है ना। तो इसका भी जो है पीएच मान 10 होता है, ठीक है। और इसको जो है हम लोग मृदु विचेरक की भांति का यूज में ले आते हैं। मृदु विचेरक का मतलब ये होता है कि पेट की अम्लता को दूर करने में, ठीक है। तो पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्की ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह क्षारीय होता है और पेट में बनने वाले अम्लीय को जो है उदासीन कर देता है। इसके बाद अगर हम लोग बच्चों बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन। अब बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की बात करें, ठीक है ना, तो NaOH, तो इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 14 होता है। तो बच्चों एक बात और याद रखिएगा, अगर अम्लीय की बात करें तो अम्लीय माध्यम में पीएच मान जितना कम होगा अम्ल उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई विलयन अम्लीय है तो उसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही अधिक प्रबल अम्ल होगा। क्षार में कहें तो अगर कोई विलयन क्षार है
तो उसका पीएच मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वह उतना ही प्रबल क्षार होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बच्चों पीएच पैमाना तो हो गया। अब बात करें कि पीएच मान होता क्या है, ठीक है ना। तो पीएच मान की अगर बात करें, ठीक है, देखिए तो पीएच मान की अगर हम लोग बात करें क्या होता है, तो किसी भी विलयन का पीएच मान, बच्चों पीएच मान का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए तो पीएच का फार्मूला होता है माइनस का लॉग एच आयन की सांद्रता। पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग एच आयन की सांद्रता। अब बच्चों पीएच बराबर हो गया कि माइनस का लॉग एच आयन की सांद्रता। तो किसी भी विलयन का, देखिए अब एच आयन की, इसको बोलते हैं एच आयन की सांद्रता, ठीक है ना। इस लॉग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो बच्चे पहले पढ़ना ध्यान दीजिएगा, इस लॉग को कहा जाता है लघु गणक। इस लॉग को क्या कहा जाता है, तो इस लॉग को कहा जाता है लघु गणक, अंग्रेजी में एल्गोरिथम, ठीक है, लॉगरिथम बोलते हैं इसको, लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग को बोलते हैं लघु गणक। H प्लस डबल जो डब्बे में है इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और यहां माइनस है। तो क्या परिभाषा बनेगा, किसी विलयन का पीएच मान H आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलयन का पीएच मान, ठीक है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो इसको जो बच्चों है H प्लस और इसको जो बंद किया गया है ब्रैकेट में, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। LOG को कहते हैं लघुगणक, लगा माइनस है, सबको जोड़ दीजिए। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। तो किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बच्चों पीएच मान जो है, तो कुछ पदार्थों का हमें जो पीएच मान है वो पता होना चाहिए। अब पीएच मान पता होना चाहिए, देखिए जैसे लार, तो लार बच्चों आप देखते होंगे कि खाना खाने से पहले मुख में लार आता है। तो बच्चों लार का पीएच मान क्या होगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि जो लार है सलाइवा है, तो सलाइवा का जो पीएच मान है वो कितना है, तो वो है आपका, ठीक है, ये होता है 6.8 से 7.4 के बीच। बच्चों जो लार का पीएच मान है वो 6.8 से वो 7.4 के बीच है। अब बच्चों अगर पीएच स्केल पे इसको रखा जाएगा तो हल्का हरा रंग का ये दिखेगा, ठीक है ना। तो हल्का हरा रंग दिखाएगा पीएच पत्र पे। पीएच पत्र पे कई सारे रंग होते हैं, तो पीएच पत्र पे जो लार है बच्चों, ये हल्का हरा रंग दिखाई देगा। और इसका जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो 6.8 से 7.4 तक होता है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, तो अम्लीय क्षारकीय, क्योंकि बच्चों 6.8 है तो 7 से कम हुआ तो अम्लीय, और 7.4 है तो 7 से ज्यादा हुआ तो क्षारीय। इसलिए इसकी जो प्रकृति है क्षारकीय अम्लीय दोनों मान सकते हैं आप। लार, तो लार जो है खाना खाने के बाद, अब देखो जो खाना खाने के पहले एक अलग था, अब लार खाना खाने के बाद क्या होगा, तो ये हरे रंग का हो जाएगा। अब अगर ये हरे रंग का हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका जो पीएच मान है 6.8 से 6.3 होता है। अब 6.8 से 6.3 होता है तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय, क्योंकि 5.8 से 6.3 है तो कुछ कम हो गया 7 से, तो 7 से कम है तो अम्लीय होगा, ठीक है ना बच्चों। अब एक और देख लीजिए नींबू, तो अगर नींबू के रस की बात करें तो ये नारंगी या गुलाबी देगा पीएच मान पर, पीएच स्केल पर, ठीक है। इसका मान लगभग 2.2 होता है, और 2.7 से कम है तो अम्लीय होगा। रंग रहित वातित पेय, रंग रहित वातित पेय का मतलब जो हम लिक्विड्स पीते हैं बहुत सारे, तो वो देखिए हल्का पीले रंग का होगा अगर पीएच पत्र पे डाला जाए तो अगर पीएच पत्र पे डालेंगे तो हल्का पीला होगा, और इसका पीएच मान 6 होगा, और पीएच मान 6 होगा तो ये अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो अम्लीय हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला है गाजर का रस। अब बच्चों गाजर के रस की बात करें तो ये पीएच पत्र पर हल्का नारंगी रंग देगा, और इसका तो मान जो है 6.4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अम्लीय। कॉफी, तो कॉफी नारंगी पीला देता है, पीएच मान 5 से 6.2 का मध्य होता है, और ये अम्लीय होता है। फिर बात करें टमाटर का रस, तो ये बच्चों नारंगी होता है, इसका पीएच मान जो है 4 होता है, और ये अम्लीय होता है। फिर बात करें नल का जल, तो बच्चों इसका पीएच पत्र जो है हल्का हरा नीला होता है,
और इसका पीएच मान लगभग 6.5 से 8.0 तक होता है। और यह अम्लीय क्षारीय दोनों होगा, क्योंकि 7 से कम भी है और 8 से ज्यादा भी है। तो नल के जल का पीएच मान ध्यान रखिएगा, ये जो है 6.5 से 8 के बीच में वेरी करता रहता है। अगर 1 मोल जो है, 1 मोलर जो है हम लोग यानी OH को ले आए तो ये बैगनी देगा और 13 से 14 इसका पीएच मान होगा, तो यह एक प्रबल क्षार होगा। ठीक है। अंतिम अगर 1 मोल HCl ले आए तो ये जो है पीएच पत्र पर लाल रंग का देगा, और लाल रंग का देगा तो इसका पीएच मान हो जाएगा 1। और इसका अगर पीएच मान 1 हो गया बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये देगा अम्लीय। उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये चीजें याद होंगी। अच्छा बच्चों, रंग में थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे, तो रंग में कंफ्यूज होंगे तो एक बार देख लीजिए कि पीएच स्केल यही है, इसी के अनुसार रंग देगा। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि इस पे कई सारे रंग हैं। जैसे मान लीजिए एकदम पीला आ गया, एग्जैक्ट पीला आया तो 3 और 4 के बीच में हो गया। एग्जैक्ट लाल आया तो 0 और 1 के बीच में हो गया। एग्जैक्ट बैगनी आ गया तो 13 और 14 के बीच में हो गया। तो बच्चों इसी रंग के आधार पे तो हम बता पाते हैं कि इसका जो रंग है कैसा होगा। ठीक है ना, तो रंग से ही तो हम लोग बता देते हैं। तो ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर ये रंग कहाँ मिलेगा, तो ये रंग बच्चों यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दे लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब कुछ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार कुछ नोट्स पॉइंट है कि किसी भी विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वह उतना ही प्रबल अम्ल होगा। ध्यान रखिएगा, अगर कोई विलयन है उसका पीएच मान अगर कम है तो ज्यादा प्रबल, इसका पीएच मान बढ़ गया तो प्रबल कम हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। ठीक है ना, क्षार में बच्चों उल्टा होता है, किसी भी विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक जो है प्रबल क्षारक होगा। यानी क्षारक में का पीएच मान ज्यादा होना चाहिए। अगर कोई प्रबल क्षारक है तो उसका पीएच मान ज्यादा होना चाहिए, अगर कोई प्रबल अम्ल है तो उसका पीएच मान कम होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, कोई समस्या? अब बच्चों बात करते हैं जल का आयनिक गुणनफल। तो बच्चों जल के आयनिक गुणनफल को समझने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो इसमें कहा गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन। तो बच्चों अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो जैसे H2O, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करें तो ये जो है हाइड्रोजन आयन देता है और देता है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन देगा और क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। फिर देख लीजिए एक बार, H2O हो गया और ये जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करता है, तो ये H प्लस देता है, अब प्लस का देता है OH माइनस। तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात हो रही है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 298 केल्विन पर हाइड्रोजन आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और जो बच्चों इसका मान होता है, इसका मान होता है 1 गुणित 10 की घाते -14। 1 गुणित 10 की घाते -14 होता है। इसका मतलब कि अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता का गुणनफल कर दिया जाए तो 1 × 10⁻⁴ 14 आता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको ही कहा जाता है जल का आयनिक गुणनफल। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ताप पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता के गुणनफल को ही जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। और इसका जो मान होता है 1 गुणित 10 की घाते -14 होता है। और ये आप रिएक्शन से लिख सकते हैं। तो हमें लगता है कि 2 नंबर के लिए जल के आयनिक गुणनफल जो है आपके लिए पर्याप्त हो गए। ठीक है ना बच्चों, आइए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों पीएच मान का महत्व। अब ये पीएच मान के महत्व की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये महत्वपूर्ण है, ये IMP है एग्जाम्स के लिए आपके। ठीक है, पीएच मान का महत्व आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। अब पीएच मान के महत्व की बात करें, पहला देखिए, मुख का पीएच मान जो है 5.6 के लगभग होता है। यदि पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो दांतों का गलना प्रारंभ हो जाता है। अब दांतों को गलने से बचाने के लिए हमें ऐसे दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए जो क्षारीय हो। बच्चों कहा जा रहा है कि जो हमारे मुख का पीएच मान है 5.6 के नियर अबाउट होता है। अगर पीएच मान इससे कम हो जाए तो आपको बता चुके हैं कि पीएच मान जितना कम होता जाएगा उतना ही प्रबल अम्ल। तो पीएच मान अगर इससे ज्यादा कम हो गया तो अम्ल प्रबल हो जाएगा आपके मुख का, और दांतों का जो इनेमल है वो धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो जाएगा।
तो अगर दांतों का गलना प्रारंभ हो जाएगा तो ये आपके लिए एक समस्या का विषय है, तो आपके दांत गलना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों जो दंत मंजन बनाए जाते हैं वो नेचर में क्षारीय होते हैं, क्योंकि क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा तो आपका जो मुख है ज्यादा प्रबल अम्लीय नहीं होने पाएगा और आपके दांत नहीं गलेंगे, आपके स्किन पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि हमारे मुख का पीएच मान 5.6 के लगभग होता है। यदि पीएच मान लगभग 5.6 से कम हो जाए तो दांतों का गलना प्रारंभ हो जाता है, और दांतों को गलने से बचाने के लिए हमें ऐसे दंत मंजन का प्रयोग करना चाहिए जो क्षारीय हो। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है आदर्श मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.6 के बीच होता है, और इस परास में, परास का मतलब यहाँ पर है रेंज, तो इस रेंज में फसलें अच्छी होती हैं। यदि पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो इसमें चूना मिलाकर खेती की जाती है। बच्चों चूना क्यों मिलाते हैं? अगर 5.5 से कम हो गया तो मिट्टी हो गई अम्लीय, अगर पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो हो गया अम्लीय। और चूना जो है बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो चूना होता है ये क्षारक है, क्षार जो है अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। तो ध्यान रखिएगा कि एक आदर्श मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 7.6 के बीच में होता है, और इस फसल में जो है इस पीएच मान के रेंज में फसलें अच्छी होती हैं। और अगर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो इसमें फसल नहीं होती है। जैसे बच्चों लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी में फसल अच्छी नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें कुछ मात्रा में चूना मिलाया जाए तो हो सकता है कि उसमें खेती हो जाए, क्योंकि ये अम्लीय है और ये क्षारीय है, और अम्ल और क्षार मिलने के बाद क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं उदासीन। तो याद रखिएगा। ठीक, अगला है हमारे शरीर का पीएच मान जो है 7 से 7.8 के बीच में होता है। अब पीएच मान इससे कम या अधिक होने पर, ठीक है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है। बच्चों हम लोग का जो शरीर है ना वो क्षारीय माध्यम में बेस्ट वर्क करता है। क्यों बेस्ट वर्क करता है? बच्चों जो क्षारीय माध्यम होता है ना ये जीवाणुओं के रहने के लिए या सूक्ष्म जीवों के रहने के लिए सही नहीं है। तो अगर हमारा शरीर क्षारीय होगा तो बहुत सारे जीवाणु बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में जो है सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो सही रहेगा। तो याद रखिएगा कि हमारे शरीर का जो पीएच मान 7 से 7.8 के बीच में होता है। पीएच मान अगर इससे कम हो गया और ज्यादा हो गया तब भी हम अस्वस्थ हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर पीएच मान ज्यादा हो गया तो हमारे हड्डियों का गलना शुरू हो सकता है, जिससे जो है पथरी जैसी कई प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्जेलेट के जमाव से। अगला है जब वर्षा का जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार के वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। करा जब बारिश के जल का मान, यानी जब वर्षा के जल का मान 5.6 से कम हो जाता है तो इस प्रकार के वर्षा को हम क्या कहेंगे बच्चों? इस प्रकार की वर्षा को हम कहेंगे अम्लीय वर्षा, ठीक है ना। अब अम्लीय वर्षा कह दिए, ठीक है। और अम्लीय वर्षा बच्चों कहते किसको हैं? तो अम्लीय वर्षा जो है SO2 और NO2, अगर बारिश हो रहा है और वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये अगर है तो ये जल के साथ क्रिया करके अम्ल बना देते हैं, और इसीलिए अम्लीय वर्षा होती है। बच्चों ये वहीं पे ज्यादा होते हैं जहां पे तेल शोधक कंपनियां हुई, ठीक है बच्चों, इनकी मात्रा वहीं ज्यादा होती है जहां पे तेल शोधक कंपनियां हो। जैसे मथुरा जो है ये आगरा के ही पास में है, ठीक है ना। तो इसीलिए बच्चों जो आगरा का जो है संगमरमर है वो पीला हो रहा है। तो ताजमहल का संगमरमर पीला इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहां के जो है एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों मौजूद है, और जब वहां वर्षा होती है तो ये अम्ल से क्रिया कर लेते हैं, और अम्ल से क्रिया करने के बाद अम्लीय वर्षा करा देते हैं। और जब बच्चों अम्लीय वर्षा होगी तो जाहिर सी बात है कि ऐसा देखने को मिलेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई समस्या? चलिए इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे। अगला है बच्चों मधुमक्खी के काटने पर तेज दर्द एवं जलन होता है। बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि जब मधुमक्खी काट दे, या लाल चींटी से तो कम होता है लेकिन होता है, मधुमक्खी के या लाल चींटी के काटने पर तेज दर्द व जलन होता है, क्योंकि उसके डंक में फार्मिक अम्ल होता है। क्योंकि उसके डंक में क्या होता है बच्चों? तो उसके डंक में होता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। इससे राहत पाने के लिए हम लोग बहुत सारे उपाय करते हैं। क्या करते हैं? साबुन
से अच्छी तरह से धुलना चाहिए। क्यों धुलना चाहिए भाई? तो जो साबुन होता है बच्चों वो होता है क्षारीय, और आप जानते हैं कि मधुमक्खी के डंक में होता है फार्मिक अम्ल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? होता है फार्मिक अम्ल। अब मधुमक्खी के डंक में होता फार्मिक अम्ल है, और साबुन से जब उसको धुलेंगे तो साबुन तो क्षार न होता है, तो साबुन अगर क्षार होता है तो क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा, इससे हमें कुछ राहत मिलेगा। और है टूथपेस्ट का उपयोग। तो अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है तो टूथपेस्ट भी क्षारीय होता है, तो आप टूथपेस्ट का भी जो है प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि यह क्षारीय होता है। चूना लगाना चाहिए। भाई बच्चों चूना क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि चूना भी एक प्रकार का क्षारीय होता है, क्षार है, तो ये भी कहीं ना कहीं अम्ल के प्रभाव से बचाएगा। अब बच्चों जो टेक्निकल वर्ड होता है, टेक्निकल में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैलामाइन। कैलामाइन का लेप टेक्निकल भाषा में कहा जाता है कि कैलामाइन का लेप लगाया जाता है। अब बच्चों कैलामाइन का लेप क्या होता है? ठीक है ना, तो अगर सोडियम कार्बोनेट का लेप होता है, ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट को ही बोला जाता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बोला जाता है कैलामाइन का लेप। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का लेप लगा लेते हैं क्योंकि ये भी क्षारीय होता है। तो ये सब बच्चों जो है आपको बचने के उपाय हैं। अच्छा, फार्मिक अम्ल का सूत्र कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, HCOOH, इसी को बच्चों कहा जाता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक जो अम्ल है वो इसी का नाम है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है, वो उसका IUPAC नाम है, बाकी फार्मिक अम्ल इसको हम बोलते हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं सूचक। बच्चों सूचक को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर, और सूचक क्या होता है? देखिए सूचक की अगर बात करें, ठीक है, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो रंग या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय विलयन की पहचान करते हैं, सूचक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करा दें उन्हें हम कहते हैं सूचक। बच्चों सूचक की अगर बात करें तो सूचक तो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो हो सकता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा हो सकता है संश्लेषित सूचक, और तीसरा हो सकता है गंधीय सूचक। ठीक है बच्चों, गंधीय सूचक का मतलब गंध के माध्यम से बताएगा। अच्छा, संश्लेषित या कृत्रिम सूचक की बात करें तो संश्लेषित या कृत्रिम सूचक, यहाँ बच्चों या होगा, तो संश्लेषित या जो कृत्रिम सूचक होता है, ध्यान रखिएगा, इसे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, तो आइए पहला देख लेते हैं, ठीक है ना, समय का लॉस ना करें हम लोग। तो पहला हो जाएगा बच्चों प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक क्या है? ठीक है, तो ऐसा सूचक जो पेड़ पौधों से प्राप्त हो प्राकृतिक सूचक कहलाता है। ऐसा सूचक जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाए उसे हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक। जैसे लिटमस पेपर, तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं लिटमस पेपर के बारे में, तो याद कर लीजिए कि लिटमस पेपर जो अम्लीय माध्यम में है ये लाल रंग का होगा, लेकिन जैसे ही क्षारीय माध्यम होगा उसमें नीला या बैगनी रंग का हो जाएगा। हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला है तो पीला ही रहेगा, लेकिन अगर क्षारीय माध्यम की बात करेंगे तो क्षारीय माध्यम में लाल हो जाएगा। बच्चों आप लोग देख लीजिएगा, हल्दी पे जैसे ही साबुन की कुछ बूंदे गिराएंगे, साबुन का घोल गिराएंगे, तो साबुन का घोल गिराएंगे ना तो वो जो है क्षारीय हो जाएगा, मतलब लाल हो जाएगा, क्योंकि साबुन का घोल क्षारीय होता है। तो याद रखिएगा, हल्दी अम्लीय माध्यम में पीला होगा लेकिन क्षारीय माध्यम में लाल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों बात करें संश्लेषित सूचक का, तो बच्चों संश्लेषित सूचक का मतलब ये होता है ना कि सिंथेटिक, मतलब ये बनाया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सूचक जो प्रयोगशाला में रसायनज्ञों के द्वारा, ठीक है ना, रसायनज्ञों का मतलब होगा बच्चों यहाँ पे वैज्ञानिक, तो ऐसा सूचक जो प्रयोगशाला में रसायनज्ञों के द्वारा, ठीक है, बनाए जाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। अब बच्चों संश्लेषित सूचक तो कहलाते हैं, इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल होगा फिनाफ्थलीन। और फिनाफ्थलीन में आपको याद ये करना है कि इसको HPH के द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब फिनाफ्थलीन जो है बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह एक मानव निर्मित सूचक है जिसे HPH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने के कारण यह रंगहीन होता है। ध्यान रखिएगा, अम्लीय माध्यम में यह रंगहीन हो जाता है, ठीक है ना, और क्षारीय माध्यम में जो है ये गुलाबी रंग का आयन देता है। क्यों देता है? देखिए, अगर बच्चों HPH को हम लोग आयोनाइज कराएं तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है H+ और PH का माइनस बना दिया, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हाइड्रोजन आप जानते हैं कि कोई भी अगर अम्ल है तो वो भी देगा H+ और Cl- देगा। तो देख रहे हैं H+ की सांद्रता बढ़ जाती है। जब H+ की सांद्रता बढ़ जाएगी तो रंगहीन होगा।
तो हालांकि आपको इतना नहीं जानना है, बट ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि यह एक मानव निर्मित सूचक है जो HPH के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ जाने के कारण यह रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में गुलाबी होता है फिनाफ्थलीन, इतना याद रखिएगा। फिर बच्चों अगर बात करें, ठीक है ना, मेथिल ऑरेंज की, तो मेथिल ऑरेंज जो है अम्लीय माध्यम में लाल तथा क्षारीय माध्यम में पीला होता है। तो अम्लीय माध्यम में यह लाल होगा और क्षारीय माध्यम में पीला होगा, मेथिल ऑरेंज, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बच्चों अम्ल क्षार सूचकों के कुछ पीएच परिसर हैं, मतलब ये जो अम्ल क्षार के जो मतलब सूचक हैं, ये ऐसा नहीं कि सभी प्रकार के अम्ल क्षार को माप पाए, इनका कुछ रेंज होता है। जैसे अगर हम बात करें, ठीक है ना, लिटमस यानी मेथिल ऑरेंज, तो मेथिल ऑरेंज केवल 3.1 से 4.5 तक का ही दिखाएगा, इसका रेंज होता है। और अगर 3.1 से इसका पीएच मान कम हो गया तो कैसा दिखाएगा, ये दिखाएगा लाल। अगर मेथिल ऑरेंज के ऊपर कोई ऐसा विलयन डाला जाए जिसका पीएच मान 3.1 से कम है तो वो लाल हो जाएगा, और अगर पीएच मान 4.5 से ज्यादा है तो पीला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करें लिटमस, तो लिटमस 5.5 से 7.4 के रेंज में होता है। इसका मतलब यह है कि अगर लिटमस पेपर पर 5.5 से मान कम हो जाए तो लाल हो जाएगा, और लिटमस पर एक विलयन डाला जाए जिसका पीएच मान 7.4 से ज्यादा हो तो नीला हो जाता है। फिनाफ्थलीन का रेंज है 8.0 से 9.8, तो अगर फिनाफ्थलीन पे कोई विलयन डाला जाए जिसका पीएच मान जो है बच्चों 8 हो, 8 से कम हो, तो अगर 8 से कम है तो रंगहीन हो जाएगा, और अगर 9.8 से ज्यादा है तो वह गुलाबी दे देगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो वही बातें हैं पुरानी। अब बच्चों बात करें गंधीय सूचक की, तो ऐसे सूचक जो गंध परिवर्तन के द्वारा अम्लीय या क्षारीय विलयन की पहचान करते हैं गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब बच्चों ये अपने स्मेल के द्वारा, ठीक है, गंधीय सूचक जो है अपने स्मेल के द्वारा पता करते हैं कि कोई भी विलयन जो है अम्लीय होगा कि क्षारीय। अब जैसे प्याज पर अम्ल की अगर कुछ बूंद डाला जाए, ठीक है, तो यह तीक्ष्ण रंग देता है, और जबकि क्षार की कुछ बूंद डाला जाए तो कोई गंध ही नहीं आता है, ठीक। और आगे देखें, लौंग के तेल में अम्ल डालने पर, ठीक है, तो अगर लौंग के तेल में अम्ल डालेंगे तो उसके गंध में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन जैसे ही क्षार डाला जाएगा ना तो लौंग का जो गंध है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों गंध में आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक यूनिवर्सल इंडक्टर, ध्यान दीजिएगा, अब ये लगभग हम लोग का लास्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है ना। तो सर्वव्यापी सूचक, कई सूचकों को एक दूसरे में मिलाकर ऐसे मिश्रण तैयार किया जा सकते हैं जो विभिन्न पीएच मान वाले, ठीक है, माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें, जो विभिन्न पीएच मान वाले माध्यमों में विभिन्न रंग प्रदर्शित करें। तो इस प्रकार के सूचकों को सर्वव्यापी सूचक कहा जाता है। तो सरल भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसा सूचक जो कई प्रकार के सूचकों को मिलाकर बनाया जाए और जो हर प्रकार के पीएच मान के विलयन को बता सके कि अम्लीय है कि क्षारीय, उसे हम कहेंगे सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक के उदाहरण की बात करें तो हो गया कोलथाफ। कोलथाफ जो है बच्चों एक सर्वव्यापी सूचक है। यह फिनाफ्थलीन, मेथिल रेड, अल्फा नेफ्थलीन, थाइमालथैलीन, ब्रोमोथाइमाल, ब्लू, इन 5 सूचकों से मिलकर बना होता है, और ये विशेष रंग को जो है पीएच पर विशेष रंग को है दर्शाता है। इसका बस कोई एग्जांपल से याद रखिएगा, और इसका इतना कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है। ये आज का लास्ट टॉपिक है, उदासीनीकरण उष्मा। जब अम्ल व क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण और जल के साथ साथ उष्मा उत्पन्न होती है। इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण उष्मा क्रिया कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के संक्षारक प्रकृति को समाप्त कर देते हैं। चूंकि इस अभिक्रिया में, ठीक है, ठीक है, अम्ल क्षार के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। चूंकि इस अभिक्रिया में, ठीक है,
उष्मा भी उत्पन्न होती है। चूंकि इस क्रिया में उष्मा भी प्राप्त होती है, इसीलिए इसे उदासीनीकरण उष्मा अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो बच्चों इसका इतना थ्योरी आपके लिए पर्याप्त है। इसका कोई सा भी एग्जाम्पल आप लिख दीजिए, जैसे NaOH लिख दिया गया और लिख दिया गया HCl। अब NaOH HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? इसके आयंस आपको पता ही होंगे, सोडियम +1 हाइड्रोक्साइड -1, हाइड्रोजन +1 क्लोरीन -1। इसका प्लस वाला इसके माइनस से जुड़ेगा तो बनाएगा NaCl। आइए OH जो है H से जुड़ेगा तो बना देगा H2O। अब प्लस हीट निकलेगा। तो बच्चों आप लोग देख पा रहे हैं कि ये उदासीनीकरण का हो गया। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ठीक है ना। जैसे NaOH की क्रिया हम H2SO4 से भी करा सकते हैं। अब ये आपके लिए टफ हो सकता है। देखिए, सोडियम का आयन +1, SO4 का -2 होता है, ठीक है। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो 2 का गुणा होगा सोडियम में, तो सोडियम होगा तो बन जाएगा Na2SO4। अब ये OH और H क्रिया कर लेंगे तो बनाएंगे जल, तो हो गया H2। अब देखिए यहाँ पे सोडियम 2 बार है, 2 से गुणा कर दीजिए और 2 से यहाँ कर दीजिए, समीकरण संतुलित होगा। ठीक है बच्चों, उदासीनीकरण उष्मा जो है समाप्त हो गया। तो बच्चों हम लोगों ने अम्ल क्षार लवण के जो है, ठीक है ना, अम्ल और क्षार, पीएच मान, सूचक, इन सब के बारे में कंप्लीट जो है इंफॉर्मेशन पढ़ लिया। अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जो कई प्रकार के यौगिक हैं उनको बनाने की विधि, उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुण, ये सारी चीजें एक ही वीडियो में जो है कंप्लीट कर लेंगे। और बच्चों आप वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा और इसे जो है आप लोग भी एक बार जरूर अच्छे से पूरा देखिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।